हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का। और आज मैं आपको बताने आया हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नीट के बारे में कि नीट एग्ज़ाम क्या है, नीट एग्ज़ाम किन के लिए होता है, कौन क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी सीटें मिलती हैं, कौन से कोर्सेज ले सकते हैं, कितने बच्चे देते हैं, कितना % आरक्षण मिलता है ना, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, विदेशों के बच्चे क्या एग्जाम दे सकते हैं, एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा, क्या वेबसाइट है, ये सारी चीजें, बोर्ड और नीट के एग्जाम में क्या फर्क है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये एक इंटरैक्टिव क्लास होगी बच्चों। इंटरैक्टिव का मतलब आप अपने प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं उनका आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो बेटा जी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा नीट एग्जाम क्या होता है। देखिए, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट, ये एग्जाम होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11वीं और 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो ये 12वीं कक्षा के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये नीट का एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, एक एक करके मैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप सारी चीजों को मैं एक एक करके आप सभी को बताऊंगा। कोशिश करिएगा ये इंफॉर्मेशन जो है उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जिनके पास नहीं है, साधन नहीं है, जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या पता किसी का भला हो जाए, क्या पता आप में से ही कोई डॉक्टर बन जाए, क्या पता आप में से ही कोई मेरी एक छोटी सी पहल को सुनकर, ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन सुनकर क्या पता डॉक्टर बन जाए। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सकता है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिएगा, जितना ज्यादा हो सकता है लोगों को बताइएगा, जितना ज्यादा हो सकता है कोशिश करिएगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास भी रखिएगा ताकि आपका भला हो। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड। रानू, ब्रांडेड, प्रीता, जेके जाट, सूर्या, तमु, लविश, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में, इंटरैक्टिव सेशन में, जहां पर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हैं नीट के बारे में। ठीक है, चलिए, ओके, विक्रम, ब्रांडेड, रामीना, तमन्नू, सूर्या, विराज। चलिए बेटा जी आइए देखते हैं बेटा जी यहां पर नीट के बारे में क्या है। नीट देखिए, सबसे पहले क्या है नीट, क्या होता है ये, देखिए ध्यान से सुनिएगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये नीट की फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे एम्स की क्या होती है, एमबीबीएस की क्या होती है, बीडीएस की क्या होती है, बीएचएमएस की क्या होती है, बीएमएस की क्या होती है, ठीक है, जिपमर की क्या होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले नीट क्या है देखिएगा, आपको अगर डॉक्टर बनना है, आपको एक ऐसी पोजीशन लेनी है, आपको एक ऐसा रुतबा लेना है जिसका लोग आदर सत्कार करें, तो वो क्या है, डॉक्टर बनना। जो कौन बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है जिनके पास 11वीं और 12वीं कक्षा में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। मैथ्स हो सकती है, ऑप्शनल हो सकती है, या जिनके पास मैथ्स है, एडिशनल सब्जेक्ट बायो भी है, वो भी दे सकते हैं किसका, नीट का एग्जाम। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है बच्चों ये नीट का एग्जाम, जिसको अगर आप पास कर लेते हैं अच्छे मार्क्स से, ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई कर लिया तो आपको सीट मिल जाएगी, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, नहीं, आपको क्या करना है, बहुत अच्छे मार्क्स से इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद आप पढ़ सकते हैं, क्या एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, लेकिन एमएस की जो डिग्री जो है, ठीक है, इसके लिए आपको एनटीए के द्वारा ये जो नीट का जो एग्जाम होता है ये पीजी प्रोग्राम होता है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी, यूजी की, अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट यानी जो 12th के बाद एनटीए कंडक्ट कराता है नीट का एग्जाम, जब आप वो पास कर लेते हैं तो आप ये डिग्रीज, ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले मैं एक बार ब्लैंक स्लाइड पर ले चलता हूं, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको समझाता हूं। सबसे पहला बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, नीट किसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों, यूजी की।
किसकी बात कर रहे हैं? यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया क्या कि अगर आपके पास 11th और 12th में, या मैं सीधा बोलूं कि 12th पास करने के बाद या 12th के दौरान जैसे ही आप एग्जाम देते हैं तो आप ये नीट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आप अगर अच्छे नंबर से पास होते हैं, अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, तो आप बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं डॉक्टरी की। ठीक है जी, दूसरी इंफॉर्मेशन, अब ये नीट का एग्जाम जो है ये कंडक्ट कौन कराता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एनटीए। एनटीए वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो वो संस्थान है जो नीट के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी ना क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पर गलत सलत इंफॉर्मेशन आ जाती है कि सर 1 अगस्त से एग्जाम है, सर 31 मई से एग्जाम है, सर यहां से एग्जाम है, सर अब एग्जाम है। तो अगर आपको कोई भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपने क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो क्या है NTA NEET.AC.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए। भाई आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आप सभी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप इतना सा थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालकर इस वेबसाइट को भी देख लिया करें। जो अफवाहें आ रही हैं आपके पास उनका वो दूर हो जाएंगी आपकी। आपने जाना है इस वेबसाइट पर, देखना है जो भी ऑफिशियल न्यूज होती है वो इस वेबसाइट पर नीट से संबंधित आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा जी, चलिए आइए आगे चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट बेटा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने पास भी रखिएगा और बच्चों को भी बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वालिफाई की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा जी? क्वालिफाई की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये एग्जाम देने के लिए? तो ध्यान से सुनना बेटा जी, आपके पास 11th में और 12th में सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ध्यान से सुनना, आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए क्या? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और बायोलॉजी। ठीक है, अब हो सकता है किसी बच्चे के पास मैथ्स भी हो, अब दोनों में से किसी के पास हो सकता है बायोलॉजी ऑप्शनल हो या मैथ्स ऑप्शनल है, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए? क्या क्या चीजें होनी चाहिए बेटा जी? ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके पास 12th क्लास के एग्जाम में, 11th-12th क्लास के एग्जाम में। ठीक है, मोड क्या होता है बेटा जी इस एग्जाम का? बेटा जी ऑनलाइन होगा ये एग्जाम। कैसा मोड कैसा होएगा फॉर्म भरने का? जो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा वो कैसा होएगा? ऑनलाइन होएगा। ठीक है, आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। जब डेट रिलीज्ड होती है तो आपको बता दिया जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है डाउटनेट की तरफ से, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब आपके फॉर्म्स आ चुके हैं नीट के। ठीक है, तो फॉर्म सबमिट कैसा होएगा? ऑनलाइन होएगा। उसकी फीस भी मैं आपको बता दूंगा, क्या क्या फीस रहेगी कौन कौन सी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट, प्रश्न कैसे आते हैं बेटा जी इस एग्जाम में? प्रश्न जो होते हैं आपके, क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं आपके एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको समझ में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट लगाना है। ठीक है, क्या आप पूछेंगे क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ जी बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों इसमें, आपने याद रखना है। जैसे सपोज आपने एक प्रश्न किया और आपका वो सही था, ठीक है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न जो होएगा कितने मार्क्स का होएगा? 4 मार्क्स का होएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपने गलत कर दिया एक क्वेश्चन तो आपके -1 हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सपोज आपने मान लेते हैं 10 क्वेश्चन किए, 10 में से मान लेते हैं आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपने 5 करेक्ट कर दिए। ठीक है, तो कितने मार्क्स आ गए? 20, है ना? लेकिन आपने 5 वहीं क्या कर दिए हैं? नेगेटिव कर दिए, नेगेटिव मार्किंग हो गई है, रॉन्ग कर दिए, गलत कर दिए हैं। तो उस कंडीशन में 5 मार्क्स इसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी आपके काउंट होंगे कितने? 15।
तो आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होती है। ठीक है, सिंपल सा था। चलें आगे। नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज बताने के लिए आया हूं। ठीक है, आपके जो भी सवाल होंगे कृपया करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए 2020 से पहले की अगर मैं बात करूं, 2020 से पहले की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले जो एग्जाम जो होता था, नीट का जो एग्जाम होता था, उस नीट के एग्जाम में ध्यान से सुनिएगा, 2020 से पहले की अगर मैं बात करूं तो एम्स का एग्जाम, जिपमर का एग्जाम और स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम जो होता था वो खुद सेल्फ, वो अपना खुद कंडक्ट कराते थे। एम्स वाले अपना अलग, जिपमर वाले अपना अलग, स्टेट बोर्ड वाले अपना अलग। जैसे आपने कई बार बुक्स पढ़ी होंगी तो बुक्स में आपने क्वेश्चंस देखा होगा, पंजाब पीएमटी, राजस्थान पीएमटी, यूपी पीएमटी, है ना। तो अलग अलग स्टेट बोर्ड जो थे वो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराते थे। जिपमर अलग कंडक्ट होता था, एम्स अलग कंडक्ट होता था। लेकिन आफ्टर 2020, किसके बाद में बेटा जी, 2020 के बाद में, अब देखिए क्या होता था कि एक यूपी का बच्चा जिसको मान लेते हैं एएमयू का एग्जाम देना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना था, तो उसको वहां से एएमयू आना पड़ता था। या कोई तमिलनाडु में है तो उसको कहां आना पड़ता था एएमयू का एग्जाम देने के लिए, अलीगढ़ आना पड़ता था। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारा अलग अलग खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट्स का अलग अलग तरीके से, तो क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही एग्जाम कंडक्ट कराए, जिसका नाम क्या है, नीट। ठीक है, तो अब आपको कोई अलग से एम्स नहीं देना, कोई जिपमर नहीं देना, कोई एएमयू नहीं देना, कोई स्टेट बोर्ड नहीं देना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम है, क्या, नीट। आप वो नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं, क्लियर करते हैं अच्छे मार्क्स के साथ में, तो डेफिनेटली आपको एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, चलिए धन्यवाद। सर सिलेबस क्या है, अभी बता रहा हूं बच्चे, अभी बता रहा हूं, सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। धन्यवाद अभय, राम, अमन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा जी। ठीक है, तो याद रखिएगा 2020 के बाद में अब सारे के सारे जो एग्जाम थे वो डिसॉल्व हो गए हैं और सिर्फ एक एग्जाम होता है नीट का। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए, सीधी सी बात करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब देखिए नीट का एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो मार्क्स कईयों के बहुत ज्यादा आते हैं, कईयों के कम आते हैं। तो कौन कौन से डिग्रीज आप ले सकते हैं, जैसे क्या आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी और बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। उसी के साथ साथ आप बीएमएस, बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिसिन सर्जरी, बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी एंड मेडिसिन सर्जरी। ठीक है, तो ये और ये डिफरेंट है। जैसे कई डॉक्टर होते हैं, आपने देखा होगा आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, कई यूनानी डॉक्टर होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो आप देखते हैं जिन्होंने एमबीबीएस कर रखी है, ये जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीट्स होती हैं, एमबीबीएस के लिए अलग होती हैं, बीडीएस के लिए अलग होती हैं। तो अगर आपने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, अब वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आपको आपने कौन सी डिग्री लेनी है। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोर्सेज होते हैं, कौन से, एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्सेज जो होते हैं बेटा जी, इन कोर्सेज को एक ऑर्गेनाइजेशन संभालती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है,
ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन कोर्सेज को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे करना है, कितने कट ऑफ पर कौन सी सीट मिलेगी, तो आपने क्या करना है, अगर आपको एमबीबीएस करना है या अगर आपको बीडीएस करना है तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, जैसे ये अगर करने हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको जानकारी लेनी है। क्या है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, www.mohfw, याद रखना mohfw.government.in, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपने। ठीक है, आपको कट ऑफ देखनी है, आपको अपनी देखना है कौन से मेडिकल कॉलेज में आपको मिल सकता है, तो ये वेबसाइट पर आपने जाना है। सिमिलरली अगर आपको ये कोर्सेज करने तो इन कोर्सेज को कौन रेगुलेट करता है बेटा जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, याद रखना है इनको कौन रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोर्सेज को रेगुलेट करता है, तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है www.ayush.government.in। ठीक है, तो आप यहां पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीता, राजकुमार, बालू, शैलेश, धनुष, बहुत 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 अच्छे। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। तो इतनी सी बात आप आई होप समझ में आ गई होगी कि ये कोर्सेज को ये ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है, उसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा सा टाइम निकालकर इस पर जाइएगा, इस वेबसाइट को देखिएगा, और ये जो कोर्सेज होते हैं आयुर्वेदिक के, यूनानी के, होम्योपैथिक के, इनको कौन रेगुलेट करती है, कौन सी मिनिस्ट्री, आयुष की मिनिस्ट्री, जिसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर नेक्स्ट अगली इंफॉर्मेशन जो है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप पूछेंगे सर कितने बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, तो बेटा जी हर वर्ष बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कंपटीशन जो है वो बेटा जी बढ़ता जा रहा है। सर क्वेश्चन इंग्लिश टू इंग्लिश आते हैं, नहीं बेटा, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, आइए हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, और जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें भी आपके प्रश्न आते हैं, वो आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि कितने बच्चे थे जो 2017 में जिन्होंने पेपर दिया था, तो लगभग 2017 में 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, किसका, नीट का। ठीक है, वहीं 2018 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 13 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, किसका, नीट का। वहीं मैं 2019 की अगर मैं बात करूं तो 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, किसका बेटा जी, नीट का। और वहीं अगर मैं 2020 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 16 से 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, किसका, नीट का। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रुतबा ही ऐसा है, प्रोफेशन ही ऐसा है। व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं किसको, डॉक्टर को। भाई बोलते हैं ना कि डॉक्टर दूसरा भगवान है, बोलते हैं ना। क्या कर रहा है, जान ही तो बचा रहा है। किसका काम है ये, एक भगवान का ही तो काम है। तो बेटा जी बहुत ही डिसेंट प्रोफेशन है, लोग आपको पूजते हैं। ठीक है, इस वजह से डॉक्टर बनने के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर साल संख्या बढ़ती जा रही है, किसकी, बच्चों की। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब अगली इंफॉर्मेशन जो मैंने देने के लिए आया हूं यहां पर वो ये कि कितनी सीट्स होती हैं मेडिकल कॉलेजेस में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितने मेडिकल कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सिंपल एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं या सिंपल मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो लगभग 562 मेडिकल कॉलेज हैं। 562 क्या है बेटा जी, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से एमबीबीएस की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं, किसके लिए, एमबीबीएस के लिए, तो 84,649 एमबीबीएस के लिए क्या है, टोटल सीट्स हैं। इतनी सीट है, जिसमें से 76,928
गवर्नमेंट सीट्स हैं, बाकी हर कॉलेज की एक प्राइवेट कोटा भी होता है। ठीक है, तो इतने मेडिकल कॉलेज हैं, इतनी सीट्स हैं, है ना, ये आपने याद रखना है। अब बात आ रही है कितने % कोटा मिलता है स्टेट्स को। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं आप यूपी के हैं, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, आप क्या हैं बेटा, यूपी के हैं। ठीक है, और यूपी में मान लेते हैं मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 1000। जस्ट एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, यूपी में कितने हैं, 1000 मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, तो आपके पास 85% वहां पर जो सीट जो भरी जाएंगी, उन मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट है, 1000 मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट है, उसमें 85% सीट जो होंगी वो वहीं के लोकल, जो वहां के रहने वाले हैं यूपी के, उनको मिलेंगी। और 15% ऑल इंडिया लेवल का क्या होता है, कोटा होता है। यानी एक मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट होती हैं, जैसे सपोज एक मेडिकल कॉलेज है, सपोज एसएमएस मेडिकल कॉलेज है राजस्थान का, जयपुर में है। ठीक है, तो वहां पर 15% सीट जो होंगी, टोटल सीट में 15% सीट जो होंगी वो कोई भी स्टेट का बच्चा आकर अप्लाई कर सकता है, लेकिन 85% सीट जो होंगी वो राजस्थान वालों के लिए होंगी। आई होप इतनी सी बात समझ में आएगी कि 15% सीट जो होती है वो दूसरे स्टेट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपके मन में कई बार ये प्रश्न आता है, मैंने कई बार देखा है, कई बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है, सर एज लिमिट क्या होती है ना, एज लिमिट कितनी होती है, कितनी एज लिमिट होती है नीट का एग्जाम देने में। तो बेटा जी याद रखना है आपने, 17 वर्ष क्या है, एज लिमिट है। कब, 31 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2021 की अगर मैं बात करूं, या 31 दिसंबर 2020 की बात करूंगा, क्योंकि 21 में तो एग्जाम होएगा। किसकी बात करूंगा, 31 दिसंबर 2020 में। अब जब 2021 में जब पेपर होएगा या 2022 में जब पेपर होएगा तो वो उसी वर्ष के अनुसार होगा। जैसे 2022 में होएगा तो 31 दिसंबर 2021 को देखा जाएगा, 21 में होएगा तो 2020 में देखा जाएगा। तो हर वर्ष की लास्ट डेट जो होगी दिसंबर की, उस समय पर देखा जाएगा वो बच्चा 17 साल का है या नहीं है। ठीक है, तो 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए साल के अंत में। ठीक है, जैसे सपोज आप 2022 में अगर पेपर देते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप 2022 में पेपर देते हैं, 22 में, तो 31 दिसंबर 2021 को, अगर आप नीट का एग्जाम कब देते हैं, 2022 में देते हैं, तो 31 दिसंबर 2021 को देखा जाएगा कि आपकी एज जो है वो 17 साल मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या बेटा जी, मिनिमम एज। अब कई बच्चे ये भी पूछते हैं, सर मैक्सिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, ज्यादा कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, पहले 25 साल थी, ध्यान से सुनिएगा, पहले 25 साल थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया और अभी तक निर्णय नहीं आया है, अभी कोई एज लिमिट नहीं है। यानी मैं भी नीट का एग्जाम दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे कितने भी साल के हो, आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। रिजल्ट आ जाएगा तो रोक लग जाएगी, जो भी आएगा जरूर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट नो, कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 17 साल। वैसे अगर देखा जाए तो पहले कितनी थी, 25 ईयर्स की थी, 25 साल की थी। ठीक है, सिंपल सा था। चल आगे चलते बेटा जी, यहां पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी। क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, या आपने 11th-12th में ये सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। अब हो सकता है किसी बच्चे के पास बायोलॉजी या तो ऑप्शनल है या मैथ्स ऑप्शनल है,
ठीक है। अब वो बच्चे पूछते हैं सर हमारे पास मैथ्स है, हमारे पास बायोलॉजी नहीं है, क्या हम दे सकते हैं? नहीं बेटा जी, आप नहीं दे सकते हैं, बायोलॉजी का होना जरूरी है। ठीक है। कई बच्चे ये भी पूछते हैं सर हमने ओपन स्कूल से क्या किया है? 12th किया है, 12th क्लास जो है हमने ओपन स्कूल से किया, क्या हम दे सकते हैं? यस, बिल्कुल दे सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। अब हो सकता है उसमें से किसी के पास बायोलॉजी अगर ऑप्शनल है तो वो भी दे सकते हैं, मैथ्स अगर ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास बायो का होना जरूरी है। ठीक है, ये तो आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं बेटा जी, ये जो नीट का जो एग्जाम जो होता है, ये जो नीट का जो एग्जाम होता है, इसकी फीस कितनी होती है? फॉर्म की फीस कितनी होती है? देखिएगा बेटा जी, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अच्छा एक और चीज, ये तो है ही है आपके पास, साथ ही साथ आपके 12th क्लास में मार्क्स कितने होने चाहिए, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कितने परसेंट आने चाहिए आपके 12th क्लास में कि आप नीट का एग्जाम दे सकें। ठीक है। तो बेटा जी जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स का होना अनिवार्य है, 50% मार्क्स का होना जरूरी है। वहीं अगर हम SC ST या OBC की अगर बात करते हैं तो 40% मार्क्स होने जरूरी है। लेकिन यह भी जरूरी है, कई बच्चे ये सोचते हैं सर मैं ना फिजिक्स में पास हो गया, मैं केमिस्ट्री में पास हो गया, मैं बायो में पास नहीं हुआ, बायो में फेल हो गया, लेकिन मेरे मार्क्स जो हैं मेरी कैटेगरी के अनुसार ज्यादा हैं, तो क्या मैं दे सकता हूं? नहीं, आप सारे सब्जेक्ट में पास होने चाहिए और आप इस क्राइटेरिया को भी फॉलो करना चाहिए कि आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके ये सारे सब्जेक्ट में मार्क्स आने चाहिए, यानी फेल नहीं होने चाहिए, प्लस आपके 50% से ज्यादा होने चाहिए। या आप इन कैटेगरीज में हैं तो इन सब्जेक्ट्स में भी पास होने चाहिए और इस क्राइटेरिया को भी आप फुलफिल करेंगे। साथ ही साथ वो बच्चे जो फिजिकली विद डिसेबिलिटी जिनके पास होती है, ठीक है, जिनके रेस्पॉन्सेज, लोकोमोटर रेस्पॉन्सेज या बॉडी का कोई पार्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो उनके लिए 45% 12th में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। तो ये तो रही बात किस चीज की, क्वालिफिकेशन के लिए ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए 12th में बेटा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं बेटा जी, ये मैंने इंफॉर्मेशन दी। अब आगे चलते हैं कि ये जो एग्जाम जो होएगा नीट का, इसके लिए फॉर्म जो होएगा उसकी फीस कितनी होती है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फॉर्म फीस होती है ऑनलाइन, अच्छा ये जो फॉर्म जो होएगा ये ऑनलाइन होएगा, आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, अराउंड 1500 रुपीज के आसपास इसकी फीस होती है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, वहीं SC ST के लिए, OBC के लिए अराउंड 800 रुपीज के आसपास इसकी फीस होती है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन फीस होती है बेटा जी, आपने याद रख लीजिएगा और बच्चों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप नीट का एग्जाम देने जाते हैं तो क्या कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड है? जब आप नीट का एग्जाम देने जाते हैं तो क्या स्पेसिफिक ड्रेस कोड है? एडमिट कार्ड मिलेगा, क्या क्या ले जाना है एडमिट कार्ड के साथ में, वो मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूं। देखिए, जब आप नीट का एग्जाम देने जाएं, जब आप अपने सेंटर पर जाएं, तो यस, पुरानी कई सारी कंडीशंस की वजह से कई सारे स्कैम्स हो चुके थे, इसको दूर करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए गए थे NTA द्वारा। ठीक है, क्या कि यस, एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड होगा और वो ड्रेस कोड क्या होगा कि आपने लाइट क्लोथ्स पहनकर जाने हैं। लाइट क्लोथ्स का मतलब चमकीले धमकीले ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाने, सिंपल हाफ स्लीव्स की शर्ट्स इस तरीके से पहनकर जानी है। आप इयररिंग्स नहीं पहन सकते, नोज पियर्सिंग जिनके होती हैं वो नहीं लगाकर जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप चप्पल में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, शूज में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं, अपने साथ खाने का सामान लेकर जा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं लेकर जा सकते हैं। मोबाइल लेकर जा सकते हैं, नहीं। ब्लूटूथ लेकर जा सकते हैं, नहीं। यानी ये सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड हैं, यानी आपको सिंपल लाइट क्लोथ्स में जाना है,
चप्पल या सिंपल स्लीपर में आप जाएंगे। अपने साथ क्या लेकर जाना है बेटा जी? आपने एडमिट कार्ड लेकर जाना है अपना, जो आपको इश्यू होएगा उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। आपने 2 फोटो लेकर जानी है पासपोर्ट साइज, और साथ में आपने अपनी एक आईडी लेकर जानी है। अब वो आईडी हो सकता है आपका पैन कार्ड हो या आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी है वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है और एक सिंपल ड्रेस कोड में आपने जाना है, अपना एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी इंफॉर्मेशन जो मेरा फर्ज था कि मैं आज आपको बताऊं। अब आपका अगर कोई प्रश्न है तो बिना झिझक के आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा जी। कोई है तो बता दे कितने अटेम्प्ट होते हैं? मैक्सिमम कितने भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं बेटा जी। नो, मैं ये बोलूंगा कोई रेस्ट्रिक्टेड अटेम्प्ट नहीं है बच्चे, कितने भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं जी। अभी कोई डेट नहीं आई है, जैसे ही आ जाएगी, मैंने आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट बताई ना, nta.neet.ac.in, इस पर आप जाइएगा, आपको सब पता लग जाएगा। फिर भी डाउटनेट आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा बेटा जी। सर फिजिक्स कैसे समझें? बहुत अच्छा प्रश्न है सर, फिजिक्स कैसे समझें? बायो वाले बच्चे जो होते हैं डरते हैं फिजिक्स से। एक सिंपल सा इलाज है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या आपने उस टॉपिक को पढ़ना है, उसको समझना है, कोशिश करनी है उसमें घुसने की, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं, सिंपल तरीके से उसको समझें। कई सारे मन में, देखिए आप करते क्या है, आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया, लेकिन प्रश्न नहीं हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उन प्रश्नों की फोटो खींचनी है आपने डाउटनेट की ऐप पर, और उन प्रश्नों को बड़े अच्छे तरीके से, फिजिक्स के बड़े अच्छे तरीके से, मैथ्स के बड़े अच्छे तरीके से, केमिस्ट्री के बड़े अच्छे तरीके से, बायो के आंसर्स को समझा रखा है। ठीक है, तो आप उन प्रश्नों के पहले आंसर को समझो, उन टॉपिक को समझो, डेफिनेटली क्लियर होएगा। हाँ जी ठीक है मिथिलेश गोस्वामी, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। सर एग्जाम कब होएगा? बेटा ये जैसे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे ये गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी तो डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा। यस वेरी गुड, मैं नहीं डरती फिजिक्स से, बहुत अच्छे। सर एम्स में एडमिशन कैसे ले? बेटा जी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट होता है, किसका? नीट का। आपको वो नीट क्रैक करना है, आपके अव्वल दर्जे के मार्क्स आएंगे तो आप एम्स में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। ठीक है सर कितना खर्चा आता है? देखिए जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो नाम मात्र का खर्चा आता है, सीधी सी बात है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो हाँ बहुत ज्यादा खर्चा आता है। और एक और चीज मेरे को याद आई, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं, सर आज की डेट में भी होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं कि सर हम विदेश से जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर कर आ जाते हैं, है ना, जैसे रशिया में चले गए, यूक्रेन में चले गए, स्पेन में चले गए, चाइना में चले गए, है ना, यहां पर जाते हैं बच्चे और एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो क्या विदेशों में जाने के लिए, वहां एमबीबीएस या डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए भी क्या नीट एग्जाम देना पड़ेगा? यस, आपको तब भी नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए एक होता है नीट क्वालिफाई करना, ठीक है, और एक है गवर्नमेंट सीट मिलना, दोनों अलग अलग चीजें। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी आपको बात बताऊं, 2017 में जो नीट की कट ऑफ गई थी, नीट की कट ऑफ जो गई थी वो अराउंड 119 मार्क्स थे, और मैक्सिमम कितने गए थे? अराउंड 701 मार्क्स गए थे। यानी आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो नीट का एग्जाम होता है उसमें कितने प्रश्न आते हैं। ये तो पता है ना बेटा जी, फिजिक्स के कितने आते हैं? 45, केमिस्ट्री के कितने आते हैं? 45, बायो के कितने आते हैं? 90। यानी मैक्सिमम वेटेज किसका होता है? बायो का होता है, ये तो आपको समझ में आता है। टोटल इसके कितने मार्क्स हो गए हैं? 180 मार्क्स हो गए हैं, इसके 180 और इसके 360, टोटल कितना हो गया? 720। यानी 720 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें कट ऑफ कितनी गई थी?
119। यानी वो बच्चे जिनके 119 मार्क्स थे वो भी नीट क्वालिफाई कहलाएंगे। वो भी क्या कहलाएंगे? हां, उन्होंने भी नीट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन क्या उनको मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी? नहीं। हाँ, ये मार्क्स जो हैं ये मैक्सिमम मार्क्स हैं कट ऑफ के, यहां पर डेफिनेटली मिलेगी भाई, बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो एक क्वालिफाई करना और एक गवर्नमेंट सीट हासिल करने में दिन रात का अंतर है। हां, आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, आपके इतने मार्क्स आ गए, हां आप नीट क्वालिफाइड कहलाएंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलेगी। ठीक है, तो यह भी चीज आपने याद रखनी है बेटा जी। विदेश में जो बच्चे जाते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, उनको भी नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, यानी इतने जो हर साल कट ऑफ अलग अलग जाती है वो मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं। यस, बिल्कुल गोविंद विश्वकर्मा जी, बिल्कुल मैं नीट क्वालिफाइड हूं। नहीं बेटा जी, अभी नहीं हुआ। रोहित पंडित, बिल्कुल दे सकते हैं। अमित कुमार, बिल्कुल दे सकते हैं बेटा जी आप। चलिए, हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस? सर प्रिपरेशन कैसे करें? बेटा बहुत सिंपल सा इलाज है, जो जो चीजें आपने पढ़ी है उनका रिवीजन करते जाएं। और एक और चीज मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है। अभी आगे चलते हैं, आइए बेटा जी आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बोर्ड और जो नीट का एग्जाम जो होता है उसमें फर्क होता है। हां बिल्कुल, दिन रात का फर्क होता है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल से चलते हैं। एक प्रश्न आपसे अगर मैं पूछूं, अगर आपके पास 12th क्लास में आपके पास बायो है, देखिए मैं तो बायो पढ़ाता हूं ना, तो मैं तो बायो के बारे में बता सकता हूं, जीव विज्ञान के बारे में, है ना। अगर आपके पास 12th क्लास में बायो है या बायो थी, या अगर आपके पास रही होगी कभी, अगर हो सकता है आप ड्रॉपर हैं, आप रिपीटर हैं, या इसी साल दे रहे हैं, हो सकता है आप 11th के होंगे, तो जस्ट एक 12th क्लास का एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना। यह हमारा एक चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, जहां पर हम मेंडल की बात करते हैं, मेंडलिज्म की बात करते हैं, मेंडलवाद की बात करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रश्न मैं पूछता हूं। आप सभी ने एकल संकर क्रॉस नाम सुना होगा, आप सभी ने द्विसंकर क्रॉस नाम सुना होगा। अब थोड़ा सा हम बायो की भी बात कर लेते हैं, अब आए हैं तो। सर नीट यूजी क्या है, पीजी क्या है? जैसे एक सिंपल तरीके से बताता हूं बेटा, यूजी क्या है और पीजी क्या है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, जैसे सपोज मैंने 12th के बाद में बीएससी करी, सुनना नहीं करिए वैसे, जस्ट बता रहा हूं, बीएससी करी, तो बीएससी क्या है? बैचलर डिग्री। एमएससी क्या है? मास्टर डिग्री। तो बैचलर डिग्री जो होती है वो क्या कहलाती है? अंडर ग्रेजुएट, है ना। और मास्टर डिग्री जो होती है वो क्या कहलाती है? पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो नीट का एग्जाम यूजी भी होता है और नीट का एग्जाम पीजी भी होता है। यूजी मतलब आप एमबीबीएस कर सकते हैं, पीजी मतलब आप एमबीबीएस के बाद में जो मास्टरी है वो कर सकते हैं। 2022 की नीट एग्जाम कब होएगा? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास बता दी जाएगी बेटा जी, बिल्कुल बता दी जाएगी। यस, आप 10th में हैं, बिल्कुल बेटा, ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th, ये सारे उन बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए ये तो एक जानकारी है, हो सकता है ये जानकारी क्या पता किसी का भविष्य सुधार दे। हो सकता है अगर आप 9th में या 10th में और आपका मन करे कि 11th क्लास में मैं बायो लूंगा, आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा, तो ये जानकारी जरूरी है जो आज जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा था, वो ये कि वो बच्चे जो 12th क्लास में जिनके पास बायो है, एक सिंपल सा प्रश्न मैं पूछता हूं। जैसे बोर्ड के एग्जाम में द्विसंकर क्रॉस के बारे में पूछा जाएगा, द्विसंकरण या द्विसंकर क्रॉस के बारे में आपसे पूछा जाए कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के बारे में समझाइए, उसकी क्रॉसिंग को दर्शाइए, उसके क्या नियम थे वो बताइए। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम ये तो किसमें पूछा गया? बोर्ड में। वहीं अगर हम नीट की बात करें तो नीट में थोड़ा सा एक सिंपल अलग तरीके से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सपोज ये किसी व्यक्ति का जीनोटाइप है द्विसंकर, क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का जीनोटाइप है, ये नीट की बात कर रहे हैं, नीट में ये किसी व्यक्ति का जीनोटाइप है। अब आपने बताना है कि यहां से कितने युग्मक उत्पन्न होंगे, कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे।
तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है कि कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे। अब ये थोड़ी ना चीज आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे, आपसे नीट में पूछा जा सकता है ये जीनोटाइप है, इससे कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न होंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, क्या, 2 की घात n, 2 की पावर n। अब n क्या है भैया, आप पूछेंगे सर ये n क्या है ना। तो बेटा जी n जो है वो विषम युग्मनज जोड़ों की संख्या है। विषम युग्मनज जोड़ों की संख्या जो है वो होती है n। अब आप बोलेंगे विषम युग्मनज, अब देखिए जिनके पास बायो है 12th क्लास में वो इस चीज को समझेंगे कि ये जो जीनोटाइप है इसमें ये जोड़ी जीन जो हैं अलग अलग हैं। अगर समान होते तो क्या कहलाता, समयुग्मनज, लेकिन अगर अलग अलग है तो क्या कहलाएगा, विषम युग्मनज। ये भी क्या है, विषम युग्मनज। तो कितने विषम युग्मनज जोड़ी हो गए हैं, 2। ये भी विषम युग्मनज जोड़ी, ये भी विषम युग्मनज जोड़ी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो 2 की घात 2 कितने बनेंगे, 4 क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। अब ये चीज जरूरी नहीं है, अभी देखिए आपको समझ में आ गई है, अब ये 10वीं क्लास का बच्चा भी पूछ कर सकता है। अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं एक व्यक्ति जिसका जीनोटाइप है कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल T। अब यहां पर ये जो हमने दर्शाया है जीनोटाइप, ये त्रिसंकर है। क्या है, त्रिसंकर है, जिसमें हम 3 लक्षण देख रहे हैं। ये जोड़ी जीन एक लक्षण को, ये जोड़ी जीन एक लक्षण को, ये जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, यानी 3 लक्षणों को निर्धारित करने वाले यहां पर मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताएं इस परिस्थिति में कितने युग्मक बनेंगे, क्या वैल्यू लगानी है, क्या फॉर्मूला लगाना है, 2 की पावर n। n क्या है, विषम युग्मनज। भैया ये विषम युग्मनज है, हाँ है। दोनों जोड़ी जीन कैसे हैं, अलग अलग है। ये भी विषम युग्मनज है, लेकिन ये है नहीं। तो कितनी हो जाएगी, अभी भी संख्या क्या रहेगी, 2। तो 2 की घात 2, यहां पर भी कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें रहेंगी जो आपको डिस्क्रिमिनेट करनी पड़ेगी, अलग करनी पड़ेगी बोर्ड के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में। आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, बहुत सारी ट्रिक्स होंगी, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें किंग युवा, जब बेटा जो 12th क्लास में आ जाओगे तो समझ में आ जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती है जब आप नीट का एग्जाम देने चाहते हैं, ठीक है। एक बेटा हार्ड वर्क है और एक स्मार्ट वर्क है, दोनों में अंतर है। हार्ड वर्क हर कोई करने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है, और वो स्मार्टनेस नीट के एग्जाम में दिखानी पड़ेगी। जो एक माहौल मिलेगा ना वहां पर सेंटर में, वो बिल्कुल अलग होएगा, ठीक है। तो वहां पर आपने स्मार्टनेस दिखानी है, आपने ट्रिक्स अप्लाई करनी है, आपके फिजिक्स में, आपके केमिस्ट्री में, बायो में भी माइंड मैप्स बनाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करने हैं, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब जो भी जानकारी बच्चों मैंने आपको दी है वो सारी अपने पास भी रखिए, और ऐसे बच्चों को भी बताइएगा जिनके पास नहीं है। क्या पता किसी का भला हो जाए, क्या पता आपकी वजह से, मेरी वजह से हल्का सा भी, 1% भी हल्का सा भी फायदा हो जाए। क्या पता कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट होकर लग्न मेहनत करने लग जाए और नीट का एग्जाम क्लियर कर ले।